नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप अपने निवास स्थान के ऊपर स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा आप देख रहे हैं कि स्क्रीन के ऊपर मैंने आज रीट मेंस की कट ऑफ के बारे में कुछ चर्चाएं करने के लिए कुछ बिंदु रखे हैं। जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ऐसा मस्तिष्क में ज़रूर आएगा कि इतने सारे वीडियो आ गए कट ऑफ को लेके, अब इसमें क्या नया है। तो नया और पुराना तो देखो दोस्तों कुछ होता नहीं है। हर एक व्यक्ति अपने अपने दृष्टिकोण से अपने विचार रखता है और अपनी बातों को सत्य साबित करने का प्रयास करता है, अगर वो सत्य है तो वही कुछ बिंदु लेके मैं रीट मेंस की कट ऑफ के जिक्र करना चाह रहा हूं यहां पर। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि काफ़ी दिनों से प्रत्येक विद्यार्थी के मन में ये बात चली हुई है कि रीट की कट ऑफ क्या होगी क्या होगी। कोई से बहुत ऊपर लेके जाता है, कोई से बहुत नीचे लेके जाता है, और मैं कहूं कि सब अपनी सुविधा के अनुसार कट ऑफ का निर्धारण कर रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। क्योंकि हर एक व्यक्ति अगर अपनी तरफ से कट ऑफ का निर्धारण करेगा तो फिर RSMBC बोर्ड जिसने ये एग्ज़ाम लिया वो क्या करेगा। लेकिन हाँ, यहाँ मैं कुछ बिंदु ऐसे अवगत करवाना चाहूँगा, आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा। आप जानते भी हैं इसको, लेकिन बहुत से विद्यार्थी इन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं। उन्हीं बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे संक्षिप्त में एक बार तो मैं ये बिंदु आपको बोल के सुना रहा हूँ, आपको दिख भी रहा होगा, लेकिन कानों से सुनना और आंखों से देखना और उसके साथ संतुलन स्थापित करते हुए मेरी बातों को ध्यान से सुनना, एक अलग ही असर पड़ेगा आपके मस्तिष्क के ऊपर। और उस विद्यार्थी के तो निश्चित रूप से पड़ेगा जिसने बहुत गंभीर होकर ये एग्ज़ाम दिया है। तो पहली बात तो मेरे दोस्तों, आपने देखा है नंबर 1 नेगेटिव मार्किंग को मैंने दिया है। नेगेटिव मार्किंग वो भी 1/3, 1/3। मतलब ये हुआ कि 3 अगर क्वेश्चन आपने गलत कर दिए तो 1 आपका सही उड़ जाएगा, मतलब आपका 1 सही भी गलत हो जाएगा। ये क्या है? ये मेरे दोस्तों एक ऐसा झटका लगने वाला है उस विद्यार्थी के जिसने इसकी कैलकुलेशन जिंदगी में कभी की ही नहीं है, क्योंकि 3rd ग्रेड टीचर के अंदर इसको कभी अप्लाई नहीं किया गया है। आप सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं कि आपने पहले रीट प्री क्वालिफाई किया और उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, और आपने जगह जगह ये बात सुनी थी कि किसी के 130 आ रहे हैं, किसी के 135 आ रहे हैं, किसी के 140 आ रहे हैं। और ये तो आपने किसी से भी नहीं सुना होगा कि मैं कोई क्वेश्चन छोड़ के आया हूं। हर एक विद्यार्थी ने पूरे 150 के 150 क्वेश्चन किए थे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का डर नहीं था। अगर उन्हें 100 आ रहे थे तो 50 के उन्होंने तुक्का भी लगाया था, क्योंकि उन्हें पता है इससे हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ये आदत है मेरे दोस्तों 3rd ग्रेड के विद्यार्थी की, और इस आदत का हर्जाना बहुत बड़ा चुकाना पड़ेगा। और यही एक कारण है कि सब लोग इस कट ऑफ को हवा में लेके जा रहे हैं, जैसे प्री में लेके गए थे। लेकिन मेरे दोस्तों मत भूलो, नेगेटिव मार्किंग बहुत बड़ा हथियार है, जो एक मजबूत से मजबूत विद्यार्थी को भी तोड़ देता है, और निश्चित रूप से बहुतों को तोड़ा भी है इसने, और अभी तो कुछ अनजान है इससे। अगर किसी विद्यार्थी ने 100 क्वेश्चन कर दिए जो कि उसे राइट आते थे, लेकिन अगर उसने 30 क्वेश्चन ऐसे रिस्क में उठा लिए जिसके बारे में उसे एग्जैक्ट नॉलेज नहीं था, तो सोचिए 1/3 के अंदर अगर उसने 30 क्वेश्चन कर दिए तो उसके 10 नंबर चले गए। और अगर वो 100 पर था और 10 उड़ गए तो 90 ही शेष बच गए हैं उसके। और इस 90 के बिंदु के ऊपर ही कट ऑफ आपकी घूमती हुई नजर आएगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और इसके कुछ प्रमाण आपको देने वाला हूँ, आप एक बार सुनिएगा मेरी बातों को ध्यान से। अगर आप इसमें सहमति प्रकट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार रख सकते हैं, आप आलोचना भी कर सकते हैं, और आप सहमति भी प्रकट कर सकते हैं। ये आपका स्वयं का विवेक और स्वयं का अधिकार है। दूसरा बिंदु है मिक्स स्टूडेंट। आप सोचेंगे ये मिक्स स्टूडेंट क्या है? मिक्स स्टूडेंट का अभिप्राय मेरा यहां पर यह है कि कोई भी विद्यार्थी, बहुत मुश्किल है ऐसा कि किसी विद्यार्थी ने कोई एक ही एग्जाम दिया हो। स्पेशली मैं बड़े सब्जेक्टों की बात कर रहा हूं, जैसे हिंदी की बात करूं मैं, SST की बात करूं मैं, इंग्लिश की बात करूं मैं, संस्कृत की बात करूं मैं, इनफैक्ट साइंस की भी बात करूं मैं, तो सब ने एक एक दो एग्जाम मतलब दिए हैं उन्होंने। अगर किसी ने हिंदी का एग्जाम दिया है तो निश्चित रूप से उसने SST का एग्जाम भी दिया है,
और वही एक विद्यार्थी दोनों तरफ कट ऑफ का एनालिसिस कर रहा है। वो हिंदी में भी अपनी कट ऑफ, अपने विचार प्रकट करके बताता है और एसएसटी में भी बताता है। चाहे उसने तैयारी एसएसटी की हो, लेकिन वो विचार पूरे के पूरे कट ऑफ का एनालिसिस हिंदी का कर रहा है। अरे मेरे भाई, एसएसटी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसको पढ़ने के लिए 1-2 साल चाहिए कंप्लीट, और वो भी ईमानदारी के साथ। आपने एक दिन नहीं पढ़ा यार उसे, आपने पूरा समय अपना हिंदी को दिया। 22 लाख आप एसएसटी का पेपर दे के आ गए, कुछ क्वेश्चन आपके अच्छे हो गए तो आप कट ऑफ का निर्धारण करने लग गए, आप लोगों को डराने लग गए, जबकि वास्तविकता यह है कि आपने उसकी कभी तैयारी नहीं करी थी। तो ये जो मिक्स स्टूडेंट हैं, इन्होंने बहुत हवा बना रखा है कट ऑफ का। तीसरा बिंदु है ओवर कॉन्फिडेंस। ये ओवर कॉन्फिडेंस क्या है? ये ओवर कॉन्फिडेंस ही तो है जो मिक्स स्टूडेंटों के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, और इन स्टूडेंटों ने ही कट ऑफ को इतना हाई पॉइंट के ऊपर पहुंचा दिया कि वास्तविक रूप में जिसका चयन होने वाला है और जिसके वास्तविक अंक बन रहे हैं, वो विद्यार्थी तो कहीं खो गया है। वो तो अपने विचार ही प्रकट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो तो समझ ही नहीं पा रहा है कि हमने 1/3 नेगेटिव को ध्यान में रख के इतना ही पेपर अटेंड किया और हम तो इसके अगल बगल में भी नहीं हैं। ऐसे विद्यार्थियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्तों। जिसकी एक्यूरेसी बेस्ट रही है, गजब रही है, जिसने कम से कम नेगेटिव किए हैं, 101% उसका सिलेक्शन होगा। अब कितने अंकों पर होगा ये तो ईश्वर जाने या बोर्ड जाने, लेकिन हाँ, हम कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, उनके बारे में चर्चा करते हुए इसके बारे में काफी हद तक इसके नजदीक पहुंच सकते हैं। अगला बिंदु है पेपर को इजी समझना। जैसे मैंने सुना है कि बहुत से हिंदी के विद्यार्थी इतने क्वेश्चन करके आ गए कि वो भूल ही गए इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग थी क्या। वो तो जैसे रीट प्री वाला पेपर समझ लिया उन्होंने, 140 भी करिया है, 145 भी करिया है। कहीं महान इंसान तो ऐसे भी हैं कि 150 के 50 भी करिया है, और बाहर आके बड़े खुशी से बोलते हैं कि मैं तो 150 करके आया हूं, और पेपर इतना इजी आ गया कि अपने आप को रोक ही नहीं पाए। बस यही तो प्रॉब्लम थी, यही तो अगला बिंदु है, लालच में आकर ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करना। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये कुछ बिंदु हैं, 5 बिंदु मैंने यहाँ लिखे हैं। इन 5 बिंदुओं के कारण लोग ऐसे फंसे हुए हैं, ऐसे उलझे हुए हैं कि जिसने ईमानदारी से 1-2 साल तक तैयारी करी है, वो तो पता नहीं कहाँ खो गया। वो तो बोल ही नहीं पा रहा है कुछ। क्यों नहीं बोल पा रहा है? तो इन्हीं बातों के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अधीनस्थ बोर्ड जो एग्ज़ाम लेता है उसमें नेगेटिव मार्किंग का रोल बहुत बड़ा होता है। और मेरे विद्वान साथी जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्होंने कभी भी अगर अधीनस्थ बोर्ड का कोई पेपर दिया है तो उनको अच्छे से मालूम है कि जब अधीनस्थ बोर्ड की आंसर की आती है तो बहुत से क्वेश्चंस को वो अपने हिसाब से आंसर की में रिप्रेजेंट करती है। हम लोग किसी का आंसर क्या मानते हैं, किसी का आंसर क्या मानते हैं, उसके मानने से हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। जो ऑथेंटिक आंसर की आती है और बोर्ड ने क्या माना है, उससे फ़र्क पड़ता है। कुछ दिनों पहले की बात है, काफ़ी विवाद खड़ा हुआ था। एक पीटीआई की भर्ती आई थी, उसके अंदर अधीनस्थ बोर्ड ने 9 क्वेश्चन डिलीट कर दिए थे। कोर्ट तक मामला गया था ये, और अगर कर दिया तो कर दिया साहब, आज तक उसका निपटारा नहीं हुआ है। वो 9 क्वेश्चन डिलीट हैं तो डिलीट ही हैं। यहाँ बहुत से विद्यार्थी अपने अपने क्वेश्चन को अपने अपने हिसाब से सही मानते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपनी कट ऑफ भी बना रहे हैं। मेरे दोस्तों, अधीनस्थ बोर्ड की जहाँ तक मुझे मालूम है, कभी भी कट ऑफ 60% प्लस नहीं गई है। जी हाँ, 60% प्लस कट ऑफ अधीनस्थ बोर्ड की नहीं गई है। ये 50-55 के इर्द गिर्द ही घूमती है, हमेशा से इतनी ही घूमती है। और एक नेगेटिव मार्किंग के पैटर्न के अंदर वही विद्यार्थी कामयाब होता है जो कम से कम गलत क्वेश्चन अटेंड करे। अगर किसी विद्यार्थी ने 100 के अंदर अंदर क्वेश्चन अटेंड किए हैं और उसमें नेगेटिव का रेशो अगर बहुत कम है, तो निश्चित रूप से उस विद्यार्थी का सिलेक्शन होगा। मेरे दोस्तों, निश्चित रूप से उस विद्यार्थी का सिलेक्शन होगा। उन्हें केवल डरा रखा है इन मिक्स स्टूडेंटों ने
ये ना इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं, लेकिन कट ऑफ का निर्धारण करने के अंदर ये सबसे अव्वल रहे हैं, क्योंकि इनका ओवर कॉन्फिडेंस इन्हें ले डूब रहा है, क्योंकि इन्होंने पेपर को इजी समझ लिया है और उस इजी के चक्कर में इन्होंने क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अटेंड कर लिए हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। इंग्लिश का पेपर जब लगा तो उसके बाद में सबने कहा कि बहुत इजी पेपर आया था, बहुत इजी पेपर आया था, और सबसे कम विद्यार्थी भी इंग्लिश के अंदर ही हैं। जैसा आपको मालूम है लगभग 55,000 के आसपास आवेदन हुए थे और उसमें से 53,000 के आसपास लोगों ने एग्जाम दिया है और 8,700 के करीब इसमें पोस्टें हैं। तो कुल मिला के 6 विद्यार्थियों के ऊपर एक विद्यार्थी का चयन होगा। अब ऐसे में लोगों ने यह हवा बना दिया कि इंग्लिश का पेपर बहुत इजी आया। अरे भैया, कैसे इजी आया? कोई बताएगा मुझे इस बारे में? कैसे कह सकता है वो इंग्लिश का पेपर इजी आया? पहली बात तो ये कि पेपर इजी किसे कहते हैं। एक तो ये कि आपको सारे क्वेश्चन आए, 100% कॉन्फिडेंट हो आप कि हाँ इसका क्वेश्चन यही होगा, तो उसे इजी कहा जा सकता है। एक आपने 100 क्वेश्चन किए और 100 क्वेश्चन में से आपके 90 क्वेश्चन सही हो गए, मान लीजिए 10 गलत हो गए हैं, तो वो भी एक इजी के पैटर्न में ही माना जा सकता है। लेकिन मेरे दोस्तों, इंग्लिश का पेपर जैसा मैंने देखा है वो इतना फैला हुआ आया है, इतना ब्रॉड तरीके से उसे पूछा है कि एक पैसेज दिया, उस एक पैसेज के अंदर 30-40 लाइनों का वो पैसेज है, उसमें से क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक। फिर एक पोएम डाल दी, उसमें से क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक। आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के क्वेश्चन दिए गए। आपने प्रैक्टिस सेट भी जब घर पे लाए और उनकी प्रैक्टिस करी थी, तो आपको वो प्रैक्टिस सेट के अंदर एक्टिव वॉइस वगैरह, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह, प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस वगैरह 5-5 क्वेश्चनों के स्लॉट में मिले थे। शायद मैं सही बोल रहा हूं ये बात। 5-5 क्वेश्चनों के स्लॉट में मिले थे। आपका वहां माइंड चल गया कि 5 क्वेश्चनों को आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है और आपने अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट किया और उस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट कर लिया। लेकिन यहां तो ऐसा था ही नहीं। यहां आपको इतना बड़ा पैसेज दिया और उसके अंदर क्वेश्चन पूछा है एक। आपको कोई एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन दे दिया 20वें नंबर पे मान लीजिए, लेकिन अगला क्वेश्चन एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का तो 40वें नंबर पे था, हो सकता है 90 वाले नंबर पे था। आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन कोई 30वें नंबर पे मिल गया, तो दूसरा क्वेश्चन आपको 70वें नंबर पे था शायद। तो कहने का मतलब सीक्वेंस में तो क्वेश्चन थे ही नहीं। तो जब सीक्वेंस में क्वेश्चन नहीं थे और पैसेज के बड़े बड़े डाल के उनमें से एक क्वेश्चन पूछा गया, तो बच्चे ने कैसे अपना माइंड को बैलेंस किया है यार, ये तो वो बच्चा ही जान सकता है जो एग्जाम हॉल के अंदर बैठ के उस पेपर को देख रहा था या सोल्व कर रहा था। अब उसके द्वारा किए गए सॉल्यूशन को आप और मैं कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मेरे समझ से बाहर है ये बात। एक विद्यार्थी ही अपने पेपर का एनालिसिस कर सकता है मेरे दोस्तों, इसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। जो करता है वो सिर्फ अपना ज्ञान बिखेरने की कोशिश करता है। हो सकता है आप में से भी बहुत से विद्यार्थी ये कह दे कि जैसे कि मैं भी वो काम कर रहा हूं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा संभव है, क्योंकि मैं हर एक विद्यार्थी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। मैंने पेपर दिया है, मैंने महसूस की है ये बात कि कोई क्वेश्चन जब हमारे सामने आता है तो बहुत सारे बिंदु हमारे मस्तिष्क में आते हैं, और अगर एक बार डाउट आ गया तो वो बाहर निकलना बहुत मुश्किल है और उसे छोड़ना तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर हम उसे छोड़ के आगे बढ़ जाएं तो हो सकता है पेपर अटेंड कर लें और बाद में वापस अगर समय बचा दूसरे राउंड के लिए, हो सकता है वो हमारे माइंड में क्लिक कर जाए। लेकिन इंग्लिश में मेरे दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि किसी विद्यार्थी ने पूरा का पूरा पेपर पढ़ा हो और उसका 100% ट्रांसलेट हिंदी में किया हो और उसको समझा हो, देन आफ्टर उसने क्वेश्चन को सोच समझ के उसका आंसर टिक किया हो। और जो ये सारे काम करके आंसर दे के आया है वो बिल्कुल नहीं कहेगा कि ये पेपर इजी था। कैसे कह सकता है यार वो ये पेपर इजी था? मैं तो ये कहूँ मेरे दोस्तों, इंग्लिश का पेपर इजी बोलने वालों को क्या उन्होंने पेपर को पूरा पढ़ा भी है? क्या उसका पूरा
हिंदी अर्थ उन्हें समझ में आया है? क्या उन्होंने वास्तविक रूप से 100% वही क्वेश्चन किए हैं जो उन्हें पक्का पक्का आते थे? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। और वो पेपर का एनालिसिस करके बताते हैं कि ये कट ऑफ 110 से ऊपर जाएगी। अरे मेरे भाई, इंग्लिश का पेपर इजी आ गया होगा, लेकिन उसको देने वालों का स्टैंडर्ड किस लेवल का है वो शायद खुद जानते हैं। मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन 70% विद्यार्थी शायद ऐसे हैं कि वो अपना इंट्रोडक्शन 5 मिनट तक इंग्लिश में नहीं बोल सकते। अपना इंट्रोडक्शन भी वो 5 मिनट तक रेगुलर इंग्लिश में नहीं बोल सकते हैं। इतने बड़े पेपर को सॉल्व करके 110, 120 कैसे ला रहे हैं? समझ से बाहर है। दूसरी बात, वो कट ऑफ का निर्धारण करते हैं 110 प्लस, जबकि वास्तविकता इससे कोसों दूर है। इससे कोसों दूर है मेरे दोस्तों। यूट्यूब चलाने वाले लोग, मुझे हैरानी तो तब होती है जब कैटेगरी वाइज वो इंग्लिश के कट ऑफ के बारे में बताते हैं। जैसे लास्ट बिंदु पर जब वो एसटी पर आते हैं तो एसटी की कट ऑफ वो 90 प्लस क्वेश्चंस बताते हैं। कहां से बता रहे हो यार? कौन से आंकड़े आपके पास आ गए जिस आधार के ऊपर आपने 90 प्लस बता दिया? रातों रात आपने इतना इंटेलिजेंट बना दिया एसटी कैटेगरी को कि 90 प्लस ला रहे हैं वो, और दूसरी तरफ सेकंड ग्रेड के पेपर के अंदर लोगों से 40% नहीं लाए जा रहे, वो भी जनरल से। वही तो विद्यार्थी हैं जो रीट का एग्जाम दे रहे हैं, जिन्होंने सेकंड ग्रेड का दिया है, जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड का दिया है। मेरे दोस्तों, अभी एग्जाम लगी है आपके सामने सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की। 40% लोग क्वालिफाई नहीं हो पा रहे, 35% लोग क्वालिफाई नहीं हो पा रहे। यहां आप 70% लेके जा रहे हो उनको। कैसे भैया? एकदम से इतने होशियार कहां से हो गए वो? एसटी की कट ऑफ बताने वाले मेरे दोस्तों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या उन्हें पता है वास्तविक रूप में एसटी की सीटें कितनी हैं? अभी तक इससे पहले जो रीट की एग्जाम लगी हैं, जिनके बेस के ऊपर विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है, उसमें तो हमेशा एसटी और एससी के लिए लिखा हुआ है कि ऑल कैंडिडेट आर क्वालिफाइड। अब की बार आप 70% के ऊपर उनको लेके जा रहे हो, जबकि लास्ट टाइम पे उनकी सीटें भी पूरी नहीं फिलअप हुई थी। 367 सीटें, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 367 या 369 सीटें तो पिछली बार एसटी की रह गई थी, जबकि उसमें क्राइटेरिया 60% था और 60% का 75% लेना था और 25% आपके कॉलेज के मार्क्स ऐड करने थे और उसको कंबाइन करके आपकी कट ऑफ बनी गई थी। अब की बार तो यार नेगेटिव मार्किंग के अकॉर्डिंग आपका पेपर एनालिसिस होगा, तो कैसे आप उस परसेंटेज को 70 प्लस लेके जा रहे हैं, 60 प्लस लेके जा रहे हैं? मेरे दोस्तों, एसटी की सीटें जहां तक मैं समझता हूं और जितने विद्यार्थियों का मुझसे संपर्क हुआ है, मेरे यार दोस्त अगल बगल के लोगों से मेरा संपर्क हुआ है, बहुत से लोगों से फ़ोन पर बात हुई है, या फिर बहुत से लोगों के कमेंट देखे हैं फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर, तो वो तो अपनी सिलेक्शन की आस 40% में भी ले रखी है। तो जब एक विद्यार्थी, एक ऐसा वर्ग जिसने अपना एनालिसिस किया है कि 60 to 70 क्वेश्चनों के ऊपर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, उसको तो कर रहे हैं यूट्यूब के बड़े बड़े चैनल नजरअंदाज और उनकी कट ऑफ बता रहे हैं 90 क्वेश्चन प्लस पर, तो जनरल वाला कहां जाएगा फिर? जनरल सीट भरने के लिए तो मेरे हिसाब से पृथ्वीलोक में तो कोई मिलेगा ही नहीं। कोई आसमान से ही टपक के आएंगे, वही सेलेक्ट होंगे, वो स्कूलों में पढ़ाएंगे, क्योंकि कट ऑफ तो इतनी ज़्यादा जाएगी कि जनरल वाले तो यहाँ संभव ही नहीं है। क्या यार मेरे दोस्तों, मतलब बड़ी बेतुकी बातें लोगों के द्वारा की जा रही हैं। कुछ नहीं मेरे दोस्तों, ये केवल यूट्यूब के बड़े बड़े चैनलों का एक हवा है। उन्होंने लोगों को डरा रखा है, बेवकूफ़ बना रखा है, उनके दिल की धड़कनों को बढ़ा रखा, उनके मस्तिष्क को हिला के रख रखा है, क्योंकि सरकार ने नई भर्ती की घोषणा की है। और हो सकता है कि 100 में से अगर 10 विद्यार्थी भी ये दिमाग में बैठा ले कि मेरा सिलेक्शन तो नहीं होगा और मुझे आगे की भर्ती के लिए तैयारी करनी चाहिए और उनका ऑनलाइन कोर्स खरीद लें, तो अगर 100 में से 2 जनों ने भी उनका कोर्स खरीद लिया है तो बस भैया उनका काम तो हो गया है। कट ऑफ कब आएगी कब नहीं आएगी, भावनाओं में बह के विद्यार्थी आज के युग के अंदर
नौकरी प्राप्त करने के लिए हर प्रकार के प्रयास करता है और इमोशनली होके वो कोर्स परचेज भी कर लेता है। अरे मेरे दोस्तों, उन टीचर्स का काम केवल पढ़ाने का था। कैसे निर्धारित कर सकते हैं वो कट ऑफ जो आपने बैठ के एग्जाम हॉल में पेपर दिया है? आप खुद एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं कि कट ऑफ क्या जाएगी, और एक एसी के कमरे में बैठ के व्यक्ति निर्धारित कर रहा है कि आपकी कट ऑफ ये जाएगी। कहां आपका विवेक जा रहा है यार? क्यों नहीं समझ पा रहे हो यार आप इस चीज को? मत आओ ऐसी बातों के अंदर। अपने आप से, अपने यार दोस्तों से, सच्ची आत्मा से ये सोचिए, ये महसूस कीजिए कि आपने जो तैयारी करी है, दिन रात एक किया है आपने पिछले 2 साल तक, साल भर तक। या ऐसे भी विद्यार्थी जो 6 महीने तक रात दिन सुबह शाम उठते बैठते अपनी पूरी जान लगा दी है और उनका स्कोर 90 भी नहीं हो पा रहा है। तो मेरे दोस्तों, 110 कहाँ के लोग आके एग्जाम में स्कोर कर रहे हैं? कहीं नहीं है। आप बिल्कुल भी मत घबराइए, किसी प्रकार की भ्रांतियों में मत आइए। इसमें कट ऑफ बढ़ाने वाले जो सबसे बड़े लोग हैं वो तो हैं आपके यूट्यूब के चैनल्स, और दूसरे वो विद्यार्थी जिन्होंने ज़िंदगी में शायद पहली बार एग्ज़ाम दिया है और ईश्वर की कृपा से उनकी रीट हो गई है और उन्होंने एग्ज़ाम के अंदर भाग भी ले लिया है और लालच में आके उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए और उनको वो सही भी मान रहे हैं, जबकि अभी तक तो हर एक एग्ज़ाम के अंदर, हर एक पेपर के अंदर 4, 5, 7 क्वेश्चनों को लेकर डाउट बना हुआ है और उन्होंने उनको अपनी सुविधा के अनुसार सही भी बना रखा है, सही भी मिला रखा है, सही भी मान रखा है। हिंदी के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो डाउट में चल रहे हैं, एसएसटी के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं डाउट में चल रहे हैं, इंग्लिश के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं डाउट में चल रहे हैं, लेकिन लोगों ने अपने अपने अकॉर्डिंग उनको सही मान रखा है और वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि मेरे ये गलत होंगे। मेरे दोस्त, सही तो किसी एक का ही होगा, सही तो कोई एक ही ऑप्शन होगा और जिसका गलत हो गया वो निश्चित रूप से नीचे आएगा। और आप देखिएगा, आप सुनते भी हैं, किसी भी बंदे से आप पूछे वो यही बताएगा 130 करके आया हूँ, 120 करके आया हूँ। माना ऐसा संभव है, बहुत मिलेंगे आपको 120 और 130 करने वाले, लेकिन मत भूलो ये बात, उन्होंने शायद उसके अकॉर्डिंग मेहनत की है, इसलिए वो शायद यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन हर एक विद्यार्थी टॉपर नहीं होता है, टॉपर तो कोई एक ही होता है। ऊपर के स्लॉट में कुछ ही विद्यार्थी होते हैं। कट ऑफ का निर्धारण तो पिरामिड के शेप में होता है मेरे दोस्तों। वो विद्यार्थी जिसका चयन अंतिम बिंदु पर होगा वो कट ऑफ मानी जाएगी। अगर किसी विद्यार्थी का चयन 70 नंबर पे हुआ, 70 क्वेश्चन पे हुआ, तो इसका मतलब कट ऑफ 70 अब हो सकता है टॉपर के 130 आ जाए, 135 आ जाए, तो इसका मतलब 130 कट ऑफ थोड़ी ना है यार। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं कह रहा हूं आपको, इस नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में अभी लोग आएंगे, थोड़ा इंतजार कीजिए आप। जैसे ही कट ऑफ आएगी आप सबको पता चल जाएगा कि कट ऑफ क्या गई है। और जहां तक मैं समझता हूं 50-55 बस इसी के फिगर के अंदर कट ऑफ घूमेगी। इन मिक्स स्टूडेंटों की वजह से आप सब के सब कंफ्यूज हो रखे हैं, क्योंकि इनका ओवर कॉन्फिडेंस इन्हें ले डूबा है। और मैंने बताया दोस्तों, इन्होंने बहुत बड़ी भूल की है पेपर को इजी समझकर, और अपने आप को नहीं रोका है। इन्होंने लालच में आके ज़्यादा क्वेश्चन कर दिए। अब जिस दिन उन्होंने पेपर दिया, तो हर कोई विद्यार्थी जब पेपर देता है तो उसको सही लगता है, तभी तो वो क्वेश्चन करके आता है। बाहर निकलते निकलते उसके 2-4 क्वेश्चन तो दिमाग में आ जाते हैं, अरे यार ये तो गलत कर दिया मैंने। घर तक पहुंचता है तो 2-3 क्वेश्चन और भी आ जाते हैं माइंड में। और ये एक हिस्सा है, कंपटीशन का एक हिस्सा है। हम लोग आते आते गोला भी काला गलत कर देते हैं, ये भी एक हिस्सा है। जब वो अपनी आंसर की मिलाता है, नेगेटिव के कारण और नीचे आ जाता है, और जब ऑथेंटिक आंसर की आएगी तो फिर कहना ही क्या। तो अभी तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन आने वाले हैं। मैं निश्चित रूप से आपको कह सकता हूं, जिस बहन भाई के काट के नेगेटिव मार्किंग के बाद में अगर 60% बन रहे हैं, निश्चित रूप से उसका सिलेक्शन होगा, निश्चित रूप से उसका सिलेक्शन होगा। कोई नहीं रोकने वाला उसके सिलेक्शन को, कोई भी नहीं रोकने वाला। और मेरे दोस्तों, अभी तो फर्स्ट ग्रेड का बिंदु जो है, सेकंड ग्रेड का बिंदु जो है, उसे मत भूलिए आप। बहुत ज्यादा असर डालने वाला है वो भी। जिस दिन उनका रिजल्ट आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कट ऑफ कहां जाएगी।
तो 60% से ज़्यादा कट ऑफ का निर्धारण करना और लोगों को डराना, ये बहुत गलत है। अभी आप मेरी बात को सुनेंगे, उसके बाद में आप, कोई हो सकता है बहुत गालियां देगा, कोई शायद सहमति भी प्रकट करेगा, कोई अपने नंबर बताएगा, लेकिन आप काउंट करके देख लीजिएगा कितने लोग आपको मिलेंगे, कितने लोग मिलेंगे आपको। 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000, क्या ये अंक आ सकते हैं लगातार किसी के? नहीं आ सकते, बिल्कुल भी नहीं आ सकते हैं, कतई नहीं आ सकते हैं मेरे दोस्तों, कभी नहीं आ सकते हैं। क्यों भूलते हो आप इस बात को कि फर्स्ट ग्रेड की कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाती है, सेकंड ग्रेड की कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाती है, अधीनस्थ बोर्ड किसी भी एग्जाम को लेता है कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाती है। आरएस का पेपर लगता है 50 के अंदर अंदर हो जाएगा, आईएएस के अंदर तो 30-35 के अंदर हो जाता है, बैंक के अंदर भी यही सीन है। तो भाई साहब, थर्ड ग्रेड के अंदर एग्जाम देने वाले कोई अलग ही रूप धारण कर लेते हैं क्या, जो उनकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी? नहीं जाएगी दोस्तों, बिल्कुल नहीं जाएगी। तो यकीन मानिए, आप अपने आप से, अपनी आत्मा से पूछिए, अपने यार दोस्तों से डिस्कस कीजिए। हो सकता है वो शर्मिंदा हो गए हों, आपको उन्होंने पहले 120 बता दिया हो, अब वो किस हिसाब से आपको 120 से नीचे बताएं कि मेरे तो 80 बैठ रहे। कैसे बताएंगे यार? नहीं बताएंगे वो, बिल्कुल नहीं बताएंगे वो। लेकिन हाँ, जब रिजल्ट आएगा तो वो आपको अगल बगल में भी नजर नहीं आएंगे, और फिर वो एक्सक्यूज भी देंगे, अरे यार पता नहीं चला, हमको तो मालूम ही नहीं चला, कैसे गलत हो गया, मैं तो उसको ये मान रहा था, मैं तो उसको वो मान रहा था। 50 तरीके की एक्सप्लेनेशन आएंगी उनकी। और जो नए बच्चे हैं वो तो जानते ही नहीं है पेपर को अटेंड करना, उनको तो पता ही नहीं है नेगेटिव मार्किंग से क्या असर पड़ने वाला है। उन्हें तो ये दिया जिंदगी में अपनी पहली बार तो रीट हुई है और पहली बार अपना सिलेक्शन हो जाएगा, और पहली बार अपन ने एग्जाम दिया और इतना पेपर इजी आता है, लोगों ने जबरदस्ती अफवाह बना रखी है कि थर्ड ग्रेड की नौकरी बहुत मुश्किल होती है या सरकारी नौकरी बहुत मुश्किल होती है, वो तो आसान समझ रहे हैं। लेकिन ऐसे नहीं होता है दोस्तों, बहुत तपस्या करनी पड़ती है। और मेरे उन भाइयों, उन बहनों को जो लगातार 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल हताश ना हो, बिल्कुल निराश ना हो। अगर उनके नंबर कम आ रहे हैं, कम का मतलब क्या, कम का मतलब अगर 70 से नीचे हैं तब तो ज़रूर थोड़ी सा मुश्किल है, लेकिन अगर वो 82, 85, 87 इस रेंज में चल रहे हैं, निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा उनका, निश्चित रूप से। एसएसटी की कट ऑफ आप देखिएगा, अप्रत्याशित कट ऑफ आएगी। झूठ बोलते हैं वो लोग जो 90 प्लस बताते हैं, 100 प्लस बताते हैं। अपनी ओमार शीट एक बार रोल नंबर सबके साथ शेयर करके दिखा, सार्वजनिक रूप से अपने रोल नंबर डाल डाल के, सब लोग जिन जिन के 100 प्लस आ रहे हैं सब अपने अपने रोल नंबर डाल दीजिए ग्रुपों के अंदर। सब लोग अपनी ओमार शीट की फोटोकॉपी भेजने लग जाइए, सब अपना रोल नंबर डाल के सबको अनाउंस कर दीजिए मेरे ये नंबर आ रहे हैं, अगर है दम आप में तो। नहीं होगा मेरे दोस्तों, किसी का नहीं होगा ऐसा। तो खैर, मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही बातें हो गई हैं, लेकिन फिर मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा, आपकी कट ऑफ कहीं नहीं जाने वाली है। बहुत से ऐसे बुद्धिजीवी अध्यापक हैं जिन्होंने विद्यार्थियों को तनाव मुक्त किया है, और उनकी कट ऑफ जो मैं कह रहा हूँ उसी के आसपास बनी हुई है। मैंने भी उन्हीं से प्रेरणा ली है, उनकी बातों को समझा है, उनकी बातों को जाना है, और फिर अपने अगल बगल के यार दोस्तों से, मिलने वालों से, मेरी संस्था के विद्यार्थियों से, उनसे जब जाना तो वास्तविकता बिल्कुल इसके आसपास ही नजर आई मुझे। तो आज के लिए बस इतना ही है। और एक बात सबसे कहना चाहूँगा, किसी भी प्रकार का अपने मस्तिष्क के ऊपर तनाव नहीं रखें। जो आपका काम था आपने कर दिया, बखूबी किया, आपने बहुत अच्छी मेहनत की है। किस्मत और मेहनत दोनों का अगर संयोग रहा तो श्री श्याम बाबा की कृपा से अवश्य रूप से हम लोगों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, और निश्चित रूप से जॉब भी मिलेगी। तो मेहनत के साथ किस्मत भी चाहिए, और किस्मत के साथ मेहनत भी चाहिए। इसी आशाओं और उम्मीदों के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय श्री श्याम। धन्यवाद।